गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो आपका चैप्टर है वो है मांग एवं मांग का नियम। तो आज के जो चैप्टर में हम पढ़ना चाह रहे हैं, पहले तो मांग क्या है और फिर उसके बाद में देखते हैं मांग का नियम। तो वास्तव में देखिए, मांग क्या है, किसको हम मांग कहेंगे? जब हमें किसी वस्तु की जरूरत होती है और हम मार्केट जाते हैं उसको और उस वस्तु को खरीद के लाते हैं, तो जब हमारी इच्छा हुई किसी वस्तु को खरीदने के लिए, तो वही मांग हुई। तो मांग सिर्फ इच्छा से मात्र से ही मांग, वो कोई किसी वस्तु की मांग मांग नहीं होगी। वो किस प्रकार से मांग में तब्दील होगी उसको, यानी प्रभावपूर्ण, जब हमारी इच्छाएं, आवश्यकताएं, यानी कुछ मांग के तत्व होते हैं, उसके आधार पर वो मांग बन जाते हैं। तो उसको भी हम पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। मांग के प्रकारों को हम देखेंगे और मांग के नियम को हम यहाँ पे समझेंगे। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मांग होती क्या है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मांग का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए, मांग का अर्थ एवं परिभाषा। मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मात्र को ही मांग नहीं कहा जाता, बल्कि अर्थशास्त्र में मांग का संबंध सदैव एक निश्चित कीमत तथा निश्चित समय से होता है। यानी किसी भी चीज को यदि हमको मांग में तब्दील करना है, किसी वस्तु को लेना है, तो सिर्फ मांग, वहीं पर उसकी मांग नहीं होगी, उसकी एक कीमत होगी, किसी वस्तु की एक कीमत होगी और कीमत के साथ में वह समय होगा जहां पर जिस समय पे वो वस्तु की मांग की जा रही है। तो इसका संबंध देखिए हमेशा कीमत एवं निश्चित समय से होता है। प्रोफेसर बेनहम की परिभाषा देखिए, दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। यानी कीमत पर वस्तु की मांग का सीधा संबंध, हमेशा ध्यान रखिए कि मांग किस वस्तु की होती है, जहां पे किसी वस्तु की कीमत निर्धारित है। कीमत के अनुरूप ही हम उस वस्तु को खरीदते हैं और उस वस्तु का उपभोग करते हैं। तो इसका संबंध हमेशा कीमत के साथ में जोड़ा जाएगा। अब वो संबंध क्या है उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमको मांग के नियम को पढ़ना है। तो कीमत और मांग में क्या संबंध है, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान दीजिए कि किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। समय और कीमत दोनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब मांग के आवश्यक तत्व देखिए कि मांग के आवश्यक तत्व क्या होंगे। तो देखिए, कोई भी किसी वस्तु की इच्छा हम करते हैं, तो इच्छा करने से आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तत्व हैं, उन तत्वों को हम ध्यान देते हैं। पहला तत्व है आपका इच्छा। किसी वस्तु को पाने की हमारी इच्छा होती है। देखिए, हमारी मनुष्य जो है कभी भी संतुष्ट प्राणी नहीं है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। एक इच्छा पूरी हो जाती तो दूसरी इच्छाएं अपने आप आ जाती हैं। तो हमारी जो इच्छाएं हुई हैं, तो वो इच्छा मात्र से ही मांग में न तब्दील हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले आती है इच्छा, फिर आते हैं साधन। अब देखिए, यहाँ एक डायग्राम आप देख सकते हैं। अब इस लड़की को कहीं बाहर जाना है, ट्रेवल करना है। अब उसकी इच्छा है कि उसको एरोप्लेन में जाए, लेकिन देखो, इच्छा होने से आपकी हर इच्छा पूरी हो यह आवश्यक नहीं है। उसके लिए उपलब्ध साधन होना चाहिए, और साधन का तात्पर्य है यहाँ पे धन रूपी साधन। कहीं भी हमको बाहर जाना है, कुछ भी चीज हमको लेना है, तो कीमत यहाँ पर होना आवश्यक है। कीमत कितनी है ये डिपेंड करता है कि हमारी वो इच्छा जो है वो पूर्ण होगी कि नहीं होगी। यानी यहाँ पे साधन, यदि इस लड़की के पास में या इनके पास में पर्याप्त साधन है, पर्याप्त धन है, तो बिल्कुल ये इससे जा सकती हैं, या ट्रेन से सफर कर सकती हैं, या शिप से सफर कर सकती हैं, या बस से सफर कर सकती हैं। ये उसकी इच्छा और साधन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर खर्च करने की तत्परता। इच्छा है, साधन है, लेकिन यदि खर्च करने की तत्परता ही नहीं है, मतलब पैसे होने के बावजूद उसको नहीं जाना है, उसको नहीं, जबरदस्ती लगता है कि नहीं इतना किराया कौन देगा, जब मैं आराम से ट्रेन में जा सकती हूँ तो मैं इसमें एरोप्लेन में क्यों जाऊं, क्यों जबरदस्ती का पैसा वेस्ट करूं, मेरे पास तो टाइम की कमी नहीं, कौन सा मुझे इमरजेंसी पहुंचना है। तो इस प्रकार से खर्च करने की तत्परता अब नहीं आई उसमें।
मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मांग देखिए, पहले तो इच्छा हुई, फिर साधन देखा, फिर खर्च करने की तत्परता, पैसे होने के बावजूद, साधन होने के बावजूद खर्च करने की तत्परता है कि नहीं, ये है। फिर निश्चित कीमत, निश्चित कीमत, कीमत क्या है ना, साधन यानी धन रूपी साधन है, फिर कीमतें निश्चित होना चाहिए। अरे है तो ठीक है, खर्च करने की तत्परता भी, लेकिन कितना किराया है, एक कीमत निश्चित होगी, सभी वर्ग की एक निश्चित कीमत होगी, तो इस आधार पे एक निश्चित कीमत होना चाहिए। निश्चित समय, जब सारी चीज हो गई तो किस समय पे हम निकलेंगे, क्या समय ये हमारा प्लेन आएगा, या उसके लिए हमको कब उसका बुकिंग करना होगा, यानी एक निश्चित समय भी होगा, किस समय हमको जाना है, किस समय हम पहुंचेंगे। तो ये प्रत्येक चीज का ध्यान रखिए। कभी भी मांग जब आती है तो मांग के पीछे ये सारे तत्व उसके साथ में होते हैं। इन तत्वों से मिलकर किसी वस्तु की मांग डिपेंड करती है, यानी इच्छा, साधन, खर्च करने की तत्परता। जब आपकी इच्छाएं आवश्यकता में तब्दील हो जाए, यानी वो इच्छा प्रभावपूर्ण इच्छा बन जाए, तब वह आवश्यकता में तब्दील हो जाएगी और वही आवश्यकता आपकी मांग में परिणित हो जाएगी। तो उसके लिए ये तत्वों को ध्यान में रखेंगे, ये मांग के आवश्यक तत्व है। ये कुछ कुछ डायग्राम से आप समझ सकते हैं इसको, कि किस प्रकार से देखिए खर्च करने की तत्परता है, सारी चीज ले, एक निश्चित समय है, निश्चित कीमत है। तो उस आधार पे ये बस व्यक्ति जो है, एक लड़की है जो सामान खरीद के ला रही है, यहाँ कुछ फूड आइटम्स है, तो फूड आइटम्स उसकी इच्छा है, लेकिन वो किसको पसंद करता है, उसकी कीमतें क्या है, कौन सा समय है, उस आधार पे ये सारी चीजों का निर्धारण किया जाता है। यानी ये तत्वों के आधार पे एक मांग, आपकी जो इच्छाएं है वो मांग में तब्दील होगी। फिर देखिए मांग तालिका। यदि आप अपने कोर्स के अनुसार देखते हैं, अपने 12वीं के सिलेबस के अनुसार देखते हैं, तो कुछ मांग तालिका को दर्शाया गया है। अब मांग तालिका दो प्रकार की दिखाई गई है। तो देखिए पहले मांग तालिका होती क्या है। देखिए मांग तालिका एक निश्चित समय में किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की सूची है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाती हैं। यानी ऐसी तालिका, तालिका में एक समय होगा, वस्तु का मूल्य होगा, और उससे क्या होगा, मांग तालिका विभिन्न मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्राओं का सांख्यिकीय विवरण है। ये क्या है, एक सांख्यिकीय विवरण है। मांग तालिका किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों, पहले कीमत हो गई, मांगी गई मात्राएं हो गई, उसके बीच तुलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। मांग तालिका दो प्रकार की है। देखिए मांगी गई मात्रा और कीमत, दो विवरण है हमारे पास में, और इनके बीच का संबंध है। अब दो प्रकार की मांग तालिकाएं होती हैं। पहली होती है व्यक्तिगत मांग तालिका, दूसरी होती है बाजार मांग तालिका। तो व्यक्तिगत मांग तालिका क्या होती है, किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी जितनी मात्राओं की मांग करेगा, उसकी तालिका को व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। यानी एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को अलग अलग कीमतों पर, जैसे विभिन्न कीमतों पर कुछ वस्तुएं खरीद रहा है, तो हमारी या आपकी खुद की पर्सनल कुछ इच्छाएं है, कुछ वस्तुओं को लेना है, तो वो जो मांग कर रहा है कि ये इस वस्तु के ये प्राइस में है तो हमको इतनी वस्तु चाहिए, तो यह जब तालिका के रूप में हम उसको दर्शाएंगे तो ये होगी आपकी व्यक्तिगत मांग तालिका। ठीक उसी प्रकार बाजार मांग तालिका क्या होगी, जिस तालिका द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की बाजार में सब क्रेताओं की कुल मांग, देखिए क्रेताओं की कुल मांग, यानी अब एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्ति जो है मार्केट में जाके जब वस्तुओं की मांग करेंगे, तो इन लोगों की अलग अलग मांगों को जब जोड़ दिया जाएगा तो वो होगी आपकी बाजार मांग। यानी ए व्यक्ति है, उसने किसी वस्तु की डिमांड की है, बी ने भी किसी कुछ वस्तुओं की डिमांड की है, इन दोनों वस्तुओं को जब उनकी मांगों को जोड़ दिया जाएगा तो वो हो जाएगी बाजार मांग तालिका। या यूं कह लीजिए व्यक्तिगत मांग तालिका हमसे निर्भर करती है, और जो बाजार मांग तालिका है ये मार्केट में बैठा उस विक्रेता विक्रेता जो है, जो उसकी पूर्ति कर रहा है, उसके पास से निकलेगी। देखिए व्यक्तिगत मांग तालिका एवं मांग वक्र। तो व्यक्तिगत मांग तालिका एक व्यक्ति से संबंधित होगा, यानी कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं के बीच संबंध है। यहाँ पे प्रति इकाई कीमत और मांगी गई मात्रा। तो यहाँ पे जैसे
पहले एक किसी वस्तु की कीमतें दी गई है, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए। तो उस आधार पे जब उसकी कीमत जो थी 1 रुपए थी तो उसकी मात्रा कितनी मांगी गई, हमने 5 मांगी। फिर जब 2 रुपए हुई तो 4, 3 रुपए हुई तो 3 है, 4 रुपए हुई तो यहाँ पे 2 मात्रा मांगी गई और 5 रुपए हुई तो मात्रा 1 हो गई। देखिए कीमत बढ़ते जा रही है तो मांगी गई मात्रा कम होते जा रही है। इसी को हम देखिए यहाँ पर मांग का नियम भी ऐसा ही आएगा। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसको हमको ग्राफ पर निरूपण करना है। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे हमने वस्तु की मांग रखी है यानी ये वाली मात्रा, और वाई अक्ष पे हमने वस्तु की कीमत रखी है। तो 1 से लेके 5 तक के यहाँ पे एक एक खाने का अंतर दे देते हैं, दोनों तरफ वैसे ही हो गया। अब वस्तु की कीमत यानी वाई अक्ष पे 1 हुआ तो ये आपका मांगी गई मात्रा आ गई आपकी ई, ये आ गई 5। पहले ये पॉइंट बना। फिर जब वस्तु की कीमत 2 हुई तो यहाँ पर हो गया 4। फिर वस्तु की कीमत 3 रुपए हुई तो मांगी गई मात्रा भी 3 रुपए। फिर वस्तु की कीमत 4 रुपए हुई तो मांगी गई मात्रा हो गई आपकी 2 यानी कम हो गई। फिर ठीक उसी प्रकार वस्तु की कीमत 5 रुपए हो गई तो मांगी गई मात्रा हो गई 1। इस प्रकार से हमको ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट मिला। हमने ये सीधा एक ग्राफ, हमने एक रेखा खींच दी है। ये वक्र कहलाएगा हमारा मांग वक्र। इसको डी से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि डी का मतलब होता है आपका डिमांड। डी को हम दर्शाते हैं, डी मतलब होगा आपका डिमांड। ये कहलाता है डिमांड वक्र। डी डी मतलब डिमांड वक्र। तो ये हुआ आपका डिमांड वक्र। है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये डिमांड वक्र कहलाएगा हमारा। फिर उसके बाद देखिए डिमांड की स्पेलिंग यहाँ पर आएगी DEMAND। ठीक है, ये डिमांड वक्र कहलाता है, ये DD। DD मतलब आपका डिमांड वक्र। अब उसके आगे देखिए डिमांड वक्र के बाद में ये है व्यक्तिगत मांग तालिका। ये है व्यक्तिगत क्योंकि प्रति व्यक्ति के आधार पे बन रही है। फिर आते हैं बाजार मांग तालिका, ये बाजार मांग वक्र। तो बाजार मांग वक्र जो होगा वो ए की मांग आपकी, फिर आपकी बी की मांग और ए की, यानी जैसे व्यक्तिगत मांग तालिका एक ए की व्यक्तिगत मांग तालिका जो अभी हमने ऊपर देखी, ऐसे ही कोई व्यक्ति बी है, उसने भी किसी वस्तु को मांगा है, यानी जिसकी कीमत 1 रुपए थी तो उसने उस वस्तु की मांग की है 5। 2 रुपए की कीमत थी तो उसने उस वस्तु को मांगा 4। 3 रुपए थी तो उस वस्तु की मांग उसने की 3। ठीक उसी प्रकार 4 रुपए जब वस्तु की कीमत हुई तो उसने 2 ही वस्तु मांगी। अब यहाँ ए की मांग, बी की मांग दोनों को मिला देंगे, यानी ये 4 धन 5, ये हो गया आपका 9। फिर ठीक उसी प्रकार ये 3 धन 4, ये हो गया आपका 7। ये बन रही है बाजार मांग तालिका। फिर यहाँ ए की मांग थी 2, 2 धन 3, ये हो गया आपका 5। यहाँ पर ए की मांग थी 1 और बी की मांग थी 2, यानी ये हो गया 3। ये मांग तालिका है, बाजार मांग तालिका, इसलिए हमने मांग को जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से ये हो गई बाजार मांग तालिका। अब बाजार मांग वक्र देखिए, यहाँ पे हमने जैसे पहले ऊपर ए का बनाया, ए का अलग इंडिविजुअल पहले ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। यहाँ पे 1 से 4 तक के दिया था तो ये वक्र बन गया आपका, सारे चीज बन गई हैं। तो ये डी डी यानी हो गया आपका डिमांड वक्र। फिर ये बी का बना, बी का रेशो अलग था तो इसलिए ये अलग रेशो बना है, तो ये बी का वक्र बन गया। अब इसी प्रकार यानी ये आपका जैसे ये जो पॉइंट हमारे थे ए, बी, सी और डी, ठीक इसी प्रकार ये ए, बी, सी और ये डी, है ना, ये डी डी वक्र है। अब इसी प्रकार यहाँ पे अब बना रहा है बाजार मांग वक्र।
तो बाजार मांग वक्र जो हमारा जोड़ के निकला था, यानी जब वस्तु का मूल्य 1 रुपए था तो ए और बी की मांग थी आपकी 9 रुपए, यानी ये वाला पॉइंट निकला। जब 2 रुपए मूल्य था तो दोनों की मिली जुली 3 धन 4 ये था 7 रुपए। फिर 3 रुपए हुआ तो इन दोनों का प्लस था 2 प्लस 3, यानी 2 प्लस 3 ये हो गया 5। फिर जब 4 रुपए हुई तो इसकी मांग 1 धन 2, यानी ये हो गई 3। यानी ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट। ये सारे वक्र क्या कहला रहे हैं आपके? डी मतलब है आपके डिमांड वक्र। ठीक है, ये डिमांड कर्व कहलाते हैं। तो ये है मांग वक्र, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? मांग वक्र। मांग वक्र, और ऊपर जो बनी थी आपकी मांग तालिका, मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका थी और बाजार मांग तालिका थी। तो इस प्रकार से ये बन गया आपकी मांग तालिका और मांग वक्र। अब मांग के प्रकार देखिए। देखिए बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, मांग के प्रकार। तो मांग के प्रकार है, पहला है कीमत मांग, दूसरा है आय मांग, तीसरा है आड़ी अथवा तिरछी मांग। तो कीमत मांग मतलब, कीमत मांग ध्यान ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रश्न बनता है कीमत मांग यानी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के स्वरूप मांग में जो परिवर्तन होगा वो कहलाएगा कीमत मांग। अभी तक के ऊपर जो चीजें हम देख रहे हैं, ये जो हमने तालिका पढ़ी, ये सब कीमत से संबंधित है। क्या हो रहा है? कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो मांग में उतार चढ़ाव जो होगा वो होगी आपकी कीमत मांग। तो कीमत मांग को आप लिख सकते हैं। फिर आ रहा है आय मांग। जैसे हम लोग मार्केट में गए और वस्तु कोई हमको, आप मान लीजिए आप 400 रुपए लेके गए या 500 रुपए लेके गए, और कोई वस्तु आपको पसंद आई, आप उसको वस्तु को खरीदने में 500 रुपए तक देने के लिए तैयार थे। आपको कुछ ड्रेस लेना था, कुछ बैग लेना था, लेकिन वो वस्तु क्या हो गई? महंगी हो गई, वो 600 की हो गई। अब आपके पास तो उतने पैसे भी नहीं है, और हम देने के लिए कितने 400-500 रुपए तक के तैयार थे, तो हम क्या करेंगे? वो वस्तु नहीं लेंगे। क्यों? देखेंगे, बाद में देखा जाएगा, या जिस प्रकार से जिसका स्वभाव है। तो कीमत मांग यानी कीमत अधिक होने पर वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा। यदि कोई वस्तु आप 500 रुपए लेके सोच के गए और उस वस्तु की कीमत कम हो गई और वो आपको 400 में मिल गई, तो आप खुशी खुशी उस वस्तु को लेंगे कि अरे हमारी तो कीमत ये देखिए, और हम 2 लोगों को और बताएंगे अभी ना उसका मूल्य कम हो गया है, मैं 500 रुपए पहले मिलता था, अब 400 का हो गया। तो ये क्या है? ये कीमत मांग, यानी कीमत के अनुसार मांग में परिवर्तन होता है। कई बार कीमत क्या होता है, जो नियम होता है, कीमत अधिक होने से मांग कम होती है, कीमत कम होने से मांग अधिक होती है। तो ये कीमत मांग है, पहला प्रकार। दूसरा देखिए आय मांग, यानी उपभोक्ता की आय के कारण मांग में जो परिवर्तन होगा वो आय मांग होगा। यानी कई बार क्या होता है, उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, मतलब जो व्यक्ति पहले 10,000 कमा रहा था आज 15,000 कमाने लग गया, उसकी आय परिवर्तित हो गई है, तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा अच्छी वस्तुओं को लेना पसंद करेगा, है ना? वो कीमत बढ़ने पर भी वह वस्तु को लेगा, तो परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे इसमें यहाँ पे 2 प्रकार ध्यान रखिए, श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं और निकृष्ट किस्म की वस्तुएं। दूसरा है आपका निकृष्ट किस्म की वस्तुएं। श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं यानी आय बढ़ने पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं, यानी जो अच्छी वस्तुएं हैं उसको हम लेंगे, तो ये कहलाती है श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं। आय बढ़ने पर भी उसकी मांग भी हम लेंगे, यानी जब हमारे पास पैसे अच्छे आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसे ज्यादा आने लगे तो बचत बढ़ जाएगी। ज्यादा पैसे आने लगे तो लोग खर्च भी उस प्रकार से करने लगते हैं। अब ज्यादा पैसे है तो लोग ब्रांडेड वस्तु खरीदना पसंद करेंगे। अरे हाँ, पहले उस चीज को नहीं लेते थे, लेकिन अब लेके देखते हैं, पैसे की तो कमी नहीं है। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ किस्म की वस्तु की डिमांड होने लगती है। यानी यदि लोगों की आय के साधन अच्छे हैं तो श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है। फिर निकृष्ट किस्म की वस्तुएं। निकृष्ट किस्म की वस्तुएं, या इसको हम कहते हैं घटिया किस्म की वस्तुएं, या इसको हम कहते हैं गिफिन वस्तुएं भी कहा जाता है। देखिए गिफिन वस्तुएं इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि गिफिन ने इसके बारे में जानकारी दी थी, इसलिए उनके नाम से उसको गिफिन वस्तुएं भी कहा कहलाया जाता है। तो देखिए निकृष्ट किस्म की वस्तुएं या निम्न स्तर की वस्तुएं या घटिया किस्म की वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, यानी उसका मूल्य कितना भी कम क्यों ना हो जाए लेकिन उसकी मांग फिर भी नहीं पड़ती।
यानी ऐसी वस्तुएं जो बहुत सस्ती भी हो जाए लेकिन फिर भी उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे ज्यादातर हम देखते हैं हर एक माल जैसे 5 रुपए में ऐसी कुछ दुकानें लगती है, वहां बेचने के लिए लोग खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको वहां पे कम कीमत है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं खरीदते हैं। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? निकृष्ट किस्म की वस्तुएं, या इसको घटिया किस्म की वस्तुएं भी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आड़ी अथवा तिरछी मांग। आड़ी अथवा तिरछी मांग मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ वस्तुएं, आड़ी अथवा तिरछी मांग मतलब मांग के यहाँ ना तो आय से संबंध है ना तो कीमत से संबंध है। कई बार कुछ वस्तुओं की मांग कम होती रहती है, कुछ वस्तुओं की मांग ज्यादा होती रहती है, कीमतों में भी उतार चढ़ाव होता है। तो इसमें आता है पहला आपका प्रतिस्थापन वस्तुएं। देखिए, प्रतिस्थापन वस्तुओं का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिसके समरूप वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध है। मतलब एक प्रकार से हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक, कई प्रकार के कोल्ड ड्रिंक मार्केट में उपलब्ध है। कौन सा कोल्ड ड्रिंक लेना चाहिए? और यदि आपको मार्केट में एक ही प्रकार का कोल्ड ड्रिंक हो, दूसरा नहीं हो, तो मांग उसी की बनी रहेगी। यदि पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक पीना है तो वही लेना होगा, तो इसकी मांग अधिक होने पर भी, मतलब कीमत अधिक होने पर भी मांग बनी रहेगी। लेकिन प्रतिस्थापन वस्तु या स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होने से क्या होता है कि एक की मांग बढ़ गई है, एक की कीमत बढ़ गई है, तो उसकी मांग भी कम हो जाएगी और दूसरी वस्तुएं हम लेना या उसका उपयोग करना, उपभोग करना प्रारंभ कर देंगे। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं, यदि जिस वस्तुओं की प्रतिस्थापन वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध है, तो उसका मांग पर कीमत और मांग दोनों को संतुलित रखना जरूरी है, नहीं तो इसमें भी उतार चढ़ाव होता है। तो यह है प्रतिस्थापन वस्तुएं। फिर आती है, देखिए प्रतिस्थापन वस्तुओं में हम चाय और कॉफी का भी उदाहरण ले सकते हैं, या मार्केट में देखिए कई प्रकार की साबुन जो होती है, नहाने की साबुन कह लीजिए या कपड़े धोने की साबुन, कई प्रकार की अलग अलग कंपनियों की साबुन है। कोई व्यक्ति कोई साबुन यूज करता है, कोई व्यक्ति कोई किसी दूसरे कंपनी की साबुन यूज करता है। तो ये सब क्या है, इसके मूल्य में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि मूल्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया तो आपका क्या हो जाएगा कि दूसरी वस्तु जो है वो जिसका मूल्य अधिक है वो वस्तु नहीं मार्केट में बिकेगी, दूसरी वस्तुएं लोग लेना प्रारंभ कर देंगे। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं यानी ये जो मांग है आड़ित व तिरछी मांग, जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, लेकिन इसकी परिवर्तन होते रहता है, एक दूसरे के इसमें कंपटीशन भी होते रहता है। फिर है आपकी पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं यानी ऐसी वस्तुएं जो एक वस्तु हम खरीद लेते हैं तो दूसरी वस्तु की मांग अपने आप बढ़ जाती है। प्रतिस्थापन में उसके जैसी स्थानापन्न वस्तुएं, उसकी जैसी समरूप वस्तुएं दूसरी मार्केट में हैं। पूरक वस्तुएं यदि हम एक ले रहे तो अपने आप दूसरी की मांग बढ़ जाएगी। यदि हम कोई गाड़ियां खरीद रहे हैं जो पेट्रोल डीजल से खरीदने वाली, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ऐसी कोई गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो तब अपने आप पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा गाड़ियां मार्केट में बिकेगी, पेट्रोल डीजल की डिमांड भी उतनी बढ़ जाएगी। यदि आप इंक पेन यूज करते हैं तो इंक पेन यूज करने के लिए स्याही की दवात आपको खरीदनी पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से एक के साथ दूसरी वस्तुओं की मांग अपने आप जो बनती है वो कहलाती है पूरक वस्तुएं। तो ये भी आड़ी अथवा तिरछी मांग के प्रकार में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये जो है आपके मांग के प्रकार है। इसमें से प्रश्न छोटे नंबर के भी पूछे जाते हैं। फिर मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व ध्यान रखिए, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत जो है मांग को बिल्कुल सीधा आपको प्रभावित करती है। जैसे अभी एग्जाम्पल भी मैंने बताया प्रकार के अंतर्गत, यदि हम खुद मार्केट जाते हैं, यदि कोई वस्तु ज्यादा महंगी मिल रही है हमको, तो हम कोई दूसरी वस्तु देख लेते हैं। मान लीजिए हम कोई साबुन खरीदने गए, तो एक साबुन ज्यादा महंगी है तो हम कोई दूसरा, अरे नहीं ये थोड़ी महंगी लग रही है, दूसरे भी पूछ लेते हैं। यदि हम शैम्पू खरीदने जा रहे हैं तो इस प्रकार से ऐसी कोई वस्तुएं पूछते हैं और कीमत के अनुरूप उसकी तुलना करते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन है, इसमें क्या है, और इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, वस्तु की कीमत के आधार पर वस्तु की मांग करने का, तो ये प्रभाव सीधा सीधा प्रभाव करता है, यानी वस्तु की कीमत मांग को सीधे प्रभावित करती है। फिर मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु के अनुरूप मांग की जाएगी किसी भी वस्तु की। ठंड के समय गर्म कपड़े, इसकी डिमांड रहेगी, तो मार्केट में वैसी वस्तुएं आप लोग को उपलब्ध करानी होगी, तभी मांग बनी रहेगी।
ठीक उसी प्रकार यदि बारिश का सीजन है तो आपको रेनकोट हो गया, छाता हो गया, इस प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध करानी होगी। गर्मी है तो कॉटन के ऊनी आपके जो कॉटन के कपड़े हैं उस प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार मौसम एवं जलवायु के अनुरूप बाजार में मांग बनी रहती है। फिर और यदि वैसे नहीं करोगे तो वो प्रभावित होगी, फिर मांग मांग उसी वस्तु की होगी। अब कोई गर्मी के समय में गर्म कपड़े तो नहीं लेगा, तो मार्केट में उस वस्तु का रखना कोई मतलब का ही नहीं होता है। तो इसलिए मांग को जो है मौसम एवं जलवायु प्रभावित करती है। फिर धन का वितरण। देखिए, धन का वितरण से तात्पर्य है यदि जो प्रदेश जो है वो उन्नत है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, धन का वितरण वहां पर सही तरीके से हो रहा है, यानी अमीर गरीब का बहुत भेद नहीं है, कोई क्षेत्रीय असमानता नहीं है, तो धन का वितरण सही तरीके से है, तो वहां पे लोगों का लेन देन मार्केट में चलता रहेगा, यानी मांग क्रियाशील रहेगी। लेकिन यदि जहां पर क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो वहां पर मांग जो है अनिवार्य वस्तुओं की मांग होगी, बाकी अन्य वस्तुओं की मांग वहां पर नहीं होगी। तो धन का वितरण भी जो है मांग को प्रभावित करता है। फिर भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। यदि हमको पता चले कि अभी यदि मान लो सोना 45,000 है और आने वाले दिन में या आगे के 1 महीने में वो सीधा 50,000 के पार हो जाएगा, तो लोग जो भविष्य में खरीदने वाले थे, उनको आगे जरूरत थी, उनके घर में शादी ब्याह या कुछ कार्यक्रम था, तो वो अभी से खरीद के रखना पसंद करेंगे। अरे बाद में और बढ़ना ही है, कम होने की कोई गुंजाइश नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, पहले से लेके रख लेंगे। तो ये चीजें भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा से मांग प्रभावित होती है। कई बार हम सुन लेते हैं कि पेट्रोल के दाम आज रात से बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल पंप पे भीड़ लग जाती है किस चीज की, पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ियां लगा के लोग तैयार। बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो चीज देखने में आता है, हम उस चीज को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। फिर उपभोक्ता की आय। तो देखिए, उपभोक्ता की आय यानी उपभोक्ता की आय, व्यक्तियों के पास यदि इनकम के स्रोत बढ़ गए हैं तो मांग में परिवर्तन होगा, क्योंकि लोग जैसे जैसे आय बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि लोग बचतें प्रारंभ कर देंगे या खर्चे नहीं बढ़ाएंगे। आय बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी व्यक्ति के बढ़ने लगते हैं। तो उपभोक्ता की आय मांग को प्रभावित करती है, यानी मांग बढ़ने लगेगी। फिर उपभोक्ता की रुचि। मार्केट में मतलब किस प्रकार के व्यक्ति जो है, जैसे महिलाओं की रुचि अलग रहेगी, पुरुषों की रुचि अलग रहेगी, लड़कों की बालक के मतलब लड़कियों की रुचि अलग रहेगी, लड़कों की रुचि अलग रहेगी। तो इस प्रकार से कैसा मार्केट है, वहां के लोग कैसे हैं, और लोगों के अनुरूप जो है वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध रहती है, क्योंकि मालूम है वहां के लोगों को, यानी विक्रेता को, कि यहाँ के लोग किस प्रकार की वस्तु पसंद करते हैं, यानी उनकी रुचि का ध्यान रखते हुए मार्केट में वस्तुएं मांग जो है उपलब्ध कराई जाती है। तो मांग जो है उपभोक्ता की रुचि के आधार पर भी आपको उपलब्ध होती है। अब देखते हैं मांग का नियम। अब देखिए, मांग को हम पढ़ रहे हैं, मांग के अर्थ को आप देख लिए हैं, तो मांग का नियम बिल्कुल वैसा ही है। दो का संबंध हम बता रहे हैं बार बार, कीमत और मांग। तो मांग का नियम कीमत तथा मांग के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। विपरीत संबंध यानी यदि कीमत बढ़ रही है तो मांग कम होगी, यदि कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, यानी दोनों का संबंध कैसा है, विपरीत संबंध, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत में यदि कमी हो रही है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। आ गया विपरीत संबंध। इसके विपरीत वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि होगी तो उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। इस प्रकार कीमत में जिस दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक उसके विपरीत दिशा में यानी विपरीत दिशा में मांग में परिवर्तन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा लिखी हुई है। यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य अधिक होने पर उसकी मांग कैसी हो जाती है, घट जाती है। ये प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा है। यानी मांग का नियम सामान्यतः उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होता है, यानी धीरे धीरे क्या होता है, कीमतें बढ़ने से मांग धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी ह्रास नियम पर आधारित है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें, अन्य बातें समान रहने पे,
रुचि, फैशन, बाकी सारी चीजें बराबर एक समय वैसे ही रहे। अब देखिए मांग का नियम तालिका और रेखा चित्र के द्वारा। ऊपर जो हमने व्यक्तिगत मांग तालिका बनाई थी बच्चों, तो व्यक्तिगत मांग तालिका भी एज इट इज वही उदाहरण आप यहाँ दे सकते हैं। वही कीमत, वही डायग्राम, वो भी आपका परफेक्ट है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ हमने कुछ दूसरा उदाहरण लिया है, तो थोड़ा सा वक्र जो है आपको हाथ से खींचना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे तालिका में हमने लिया है सेब की कीमत। सेब की कीमत 1 रुपए से लेके 5 रुपए तक के बढ़ते क्रम में है। अब मांग जो है, जब यहाँ पर सेब की कीमत 1 रुपए थी तो मांग कितनी थी? 30, यानी कीमत कम तो मांग अधिक। फिर 2 रुपए हुई तो मांग यहाँ पे कम हो गई, 20 रुपए हो गई। 3 रुपए तो यहाँ मांग फिर कम हो गई, 15। जैसे जैसे मूल्य बढ़ते जा रहा है मांग यहाँ कम होते जा रही है। तो ये प्रकार से 5 रुपए हुई तो ये 10 हो गई मांग। अब देखिए इसको भी हम रेखा चित्र पे ग्राफ पर निरूपण करेंगे। एक्स अक्ष पे हमने सेब की मांग की मात्रा कर ली, वाई अक्ष पे सेब की प्रति इकाई कीमत हो गई। कीमत आपकी एक खाना 1 रुपए पैमाना ले लिया, तो 0, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए। अब यहाँ पर देखिए आप 5-5 का अंतर ले लीजिए, क्योंकि 10 है स्टार्टिंग और 30 अधिकतम है, तो बीच में 12 है, तो आप 5-5 का अंतर हम ले लेते हैं ग्राफ पर। तो ये 5 हो गया, फिर 10, 15, 12 जो है दोनों के बीच में आ जाएगा, 20, 25 और 30। अब आ रहा है 1 और 30 का, तो यानी कीमत 1 रुपए हुई तो इसका जो पॉइंट बनेगा आपका मांग जो होगी ये हो गया ई पॉइंट, 30 रुपए। फिर 2 रुपए तो ये आ गया आपका 20 रुपए, 3 रुपए तो ये आ गए आपके 15 मांग हो गई। अब 4 रुपए तो यहाँ पे देखिए 10 और 15, 10 से थोड़ा सा आगे यानी ये 12। आप ग्राफ पे बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं या सेंटीमीटर के आधार पर भी, तो ये बना सकते हैं आप 4 और 12। फिर उसके बाद में 5 रुपए तो ये मांग हो गई आपकी 10। तो इस प्रकार ए पॉइंट, बी, सी और डी और ई ये हमारे बिंदु हमको मिल गए। अब इसको हम स्केल से नहीं खींच सकेंगे, इसको हमको हाथ से बिंदुओं को मिलाते हुए आपको वक्र बनाना है। ये वक्र भी हमारा क्या कहला रहा है? मांग वक्र, यानी ये आपका डिमांड कर्व हुआ। तो ये बन गई तालिका और ये वक्र हुआ मांग का नियम। अब मांग के नियम को, ये जो रेखा चित्र है इसको हमको स्पष्टीकरण भी समझाना होगा कि जिस प्रकार से निष्कर्ष के साथ में कि हमने एक्स, जैसे हम चित्र बनाते हैं उसी प्रकार हम रेखा चित्र का स्पष्टीकरण करते हैं कि एक्स अक्ष पे हमने ये लिया, फिर वाई अक्ष पे हमने ये लिया, फिर ये हमारे जो पॉइंट्स बने हैं ए बी सी डी ई इसको हमने निरूपण किया। तो ये जो डी डी वक्र बना ये हमारा मांग वक्र, जो कि कीमत बढ़ने से मांग कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। ये आपको समझाना होगा स्पष्टीकरण में। अब ध्यान दीजिए मांग के नियम के लागू होने के कारण, क्या कारण है कि मांग के नियम लागू होते हैं? तो ये वाला ध्यान दीजिए, ये वाले जो पॉइंट्स है ये वाला भी अच्छा प्रश्न है। मांग के नियम लागू होने का कारण, सीमांत उपयोगिता रोशनी, किसी वस्तु के लगातार उपयोग करने से भी उसकी उपयोगिता में कमी होने लगती है, ये हमारा कहलाता है सीमांत उपयोगिता रोशनियम। तो लगातार यदि हम किसी वस्तु के प्रयोग करने लगे तो उसकी मांग कम होने लगती है, ये इसके कारण भी यह नियम लागू होता है। फिर दूसरा है हमारा आय का प्रभाव। आय का प्रभाव यानी लोगों की जैसे जैसे आय बढ़ने लगती है तो वो जो पहले जो उस वस्तु की डिमांड कर रहा होता है वो चीजें जो होती है अब वो नहीं प्रयोग करता है, दूसरी वस्तु पे खरीदना चालू कर देता है। तो आय का प्रभाव या आय कम होने से और आय अधिक होने से मांग के नियम लागू हो जाएंगे। प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब है यदि उसके जैसी स्थानापन्न वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध है तो यदि एक का मूल्य अधिक हो गया, जैसे देखिए यदि चाय और कॉफी की हम बात करते हैं, यदि चाय 5 रुपए में मिल रही है और कॉफी 10 रुपए में मिल रही है, अब कॉफी का मूल्य 10 से कम करके 7 रुपए कर दिया या 5 रुपए कर दिया, तो लोग क्या करेंगे? चाय के बदले में कॉफी भी पीना पसंद करेंगे। और अब क्या हो रहा है? देखिए इसका मूल्य कम हो गया, तो इसके कारण क्या हो गया? परिवर्तन ये हो गया प्रतिस्थापन के कारण, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण कि चाय की डिमांड अब कम हो जाएगी और कॉफी की डिमांड थोड़ी बढ़ जाएगी। क्यों?
क्योंकि कॉफी का मूल्य थोड़ा कम हुआ तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव। मार्केट में उसके जैसी स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध थी, पेय पदार्थ में दूसरा पेय पदार्थ उपलब्ध था, तो इसके कारण भी मांग मांग के नियम कीमतों के आधार पर लागू होते हैं। फिर कीमत प्रभाव, जैसे यही एग्जांपल लिया मैंने, कीमत से सीधा संबंध। यदि अब यहाँ पर आपके पास में ये चाय कॉफी नहीं, सिर्फ चाय थी और कीमत उसकी बढ़ गई, अब जहाँ 5 रुपए की चाय थी अब वो 10 रुपए की हो गई। कॉफी तो नहीं है हमारे पास में, कोई ऑप्शन नहीं, प्रतिस्थापन नहीं है, हम कॉफी पसंद नहीं करते, हम तो सिर्फ चाय पसंद करते हैं, और वो 5 रुपए की बजाय 10 रुपए हो गई। अब पहले हम कहा तो 2-3 बार चाय पी लेते थे, अब हम एक ही बार पी लेंगे, यानी मांग देखिए कम हो गई। तो ये हो गया कीमत प्रभाव। तो इस प्रकार से किसी वस्तु का मूल्य अधिक होने से उसकी मांग कम होने लगती है। फिर वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसको हम कई प्रकार से प्रयोग करते हैं, यानी जैसे इलेक्ट्रिसिटी पर यदि हम खर्चा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का हम कई प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। हमारे घर के हीटर भी चल रहे हैं, उससे एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, आपके लाइट भी चल रहे हैं। तो ये कैसे, इसके महंगा भी होने से भी इसको हमको लेना ही है, मांग इसकी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके हम कई प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। तो ये वैकल्पिक प्रयोग के कारण भी मांग के नियम जो है यहाँ पर लागू होते हैं, यानी इसके कम ज्यादा इसका उपयोग जो है, यदि उसका उपयोग कम हो रहा है, बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, तो हम उसकी मांग कम रखेंगे, मतलब उसकी आवश्यकता हम ज्यादा महसूस नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से मांग के नियम जो है इस आधार पर लागू होते हैं। फिर है मांग के नियम के अपवाद। ये भी प्रश्न आपको करना है, मांग के नियम के अपवाद क्या क्या है। देखिए, मांग के नियम के अपवाद है, पहला है आपका गिफिन का विरोधाभास। गिफिन का विरोधाभास यानी गिफिन वस्तुएं, मैंने आपको बताया है ऊपर में भी जब हमने प्रकार पढ़े, तो निकृष्ट किस्म की वस्तुएं, निम्न स्तर की वस्तुएं, घटिया किस्म की वस्तुएं, इसको हम गिफिन की वस्तुएं भी कहते हैं। तो गिफिन का विरोधाभास, गिफिन का विरोधाभास कैसे कह रहे हैं, मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे वस्तु की कीमत कम हो रही है तो मांग बढ़ रही है, लेकिन अपवाद के रूप में यदि निम्न स्तर की वस्तुएं है, घटिया किस्म की वस्तु है, तो उसका मूल्य क्या होगा, कम भी होने से भी उसकी मांग नहीं बढ़ेगी। तो ये वस्तुएं होती है गिफिन का विरोधाभास, ये अपवाद के रूप में कार्य करता है। फिर आता है अनिवार्यताएं। अनिवार्यताएं यानी ऐसी आवश्यक वस्तुएं जिसके बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता, मतलब मुख्य भोजन की आवश्यकताओं की वस्तु, हमारे भोजन की मुख्य वस्तुएं जैसे है, तो यदि वो वस्तुओं का मूल्य कम, रेट बढ़ भी जाएगा तब भी उसका डिमांड कम नहीं होगी। तो ये होती है अनिवार्यताएं, यानी यहाँ अपवाद का कार्य करेगी। फिर मिथ्या आकर्षण। मिथ्या आकर्षण मतलब कुछ कुछ लोगों का क्रेज होता है, जबरदस्ती उसको वो चीज पसंद आती है। इसका हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक शराबी जो होता है, एक जो नशा कर रहा है शराब का, उसको उससे कुछ नहीं मिल रहा है, वो महंगी भी है, तब भी उसके पीछे व्यक्ति जाता है, उसको खरीदता है, उसको पी रहा है, वो उसको उसके मूल्य से फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको लेना है, उसको आकर्षण है उसका। तो एक प्रकार का मिथ्या आकर्षण, कई प्रकार से कई लोगों को ये रहता है, कुछ कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद रहती है कि हाँ इसको देख ले तो मतलब उसकी कमजोरी हो गई, ये तो उसको खरीदना ही है, ये तो उसको पसंद है, तो महंगा भी होगा तो भी वो लेगा ही। तो इस प्रकार से मिथ्या आकर्षण भी जो होती है वो अपवाद का काम करती है, यानी यहाँ पर वो मांग का नियम विपरीत संबंध यह कार्य नहीं करेगा। फिर है आपका दुर्लभ वस्तुएं। दुर्लभ वस्तुएं जो बहुत कम मिलती हैं, तो ऐसी वस्तुएं मतलब यहाँ इसका मूल्य अधिक रहता है फिर भी मांग बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम होती है। तो ऐसी वस्तुएं जो दुर्लभ वस्तुएं जो हमेशा आसानी से मिलती नहीं है, उसकी मतलब उतनी है ही नहीं, वो चीजें ही उतनी नहीं है, तो ऐसी वस्तुओं के मांग मतलब प्राइस मूल्य अधिक होने के बावजूद भी मांग बनी रहती है। तो ये यहाँ पर अपवाद का कार्य करेगी। फिर विशेष अवसर पर यानी कुछ सीजन के टाइम पे कह लीजिए, या इसका हमेशा एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे छठ के अवसर, कमर छठ के अवसर पे जो आपके चावल रहते हैं, पसर चावल जो यूज किए जाते हैं पूजा के लिए, वो उस समय यदि बहुत अधिक कीमत पर भी होगी तब भी उसकी मांग है, वो अधिक कीमत पर होने के बाद भी उसको हम लेते हैं। पटाखे खरीदना, होली पे पिचकारी वगैरह खरीदना, रंग खरीदना,
ये जो खास अवसर पर यदि इसके मूल्य अधिक भी रहेंगे तब भी उसको लिया जाता है। जैसे आपका तुलसी विवाह आता है तो गन्ना हम खरीदते हैं। जैसे जैसे क्या होता है, पहले पहले गन्ने का रेट अधिक ही रहता है, तो इस प्रकार से उस अवसर पे यदि कोई चीजों के रेट अधिक रहेंगे तब भी उसकी मांग बनी रहेगी, तो ये अपवाद का कार्य करता है। फिर औद्योगिक तेजी एवं मंदी। उद्योगों में तेजी है यानी मूल्य वृद्धि है, और आवश्यकता तो वो रहेगी ही, उत्पादन उसके बगैर होगा नहीं। तेजी है तब भी उसके पर यहाँ पर मांग का नियम कार्य नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार मंदी में भी, यानी मूल्य कम हो गया है लेकिन लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, तो लोग कम मूल्य होने के बावजूद भी उत्पादित वस्तुएं नहीं खरीदेंगे। तो औद्योगिक तेजी एवं मंदी भी मांग के नियम के अपवाद का कार्य करती है। अब कुछ चीजें ध्यान रखिए, मांग में कमी तथा संकुचन दोनों लगते एक जैसे शब्द है कि मांग में कमी और मांग में संकुचन। कमी मतलब भी कम होना है, संकुचन मतलब भी कमी ही है एक प्रकार से। लेकिन मांग में कमी जो होती है, वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, कीमत यहाँ परिवर्तित नहीं हो रही है, कीमत के अतिरिक्त जो अन्य कारक है, अब वो कारक कौन से है, या तो प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध है, या पूरक वस्तुएं उपलब्ध है, या सामान्य वस्तुओं के लिए आय में कमी हो गई है, या निम्न कोटि की वस्तुएं के लिए आय में वृद्धि हो गई है। इन कारणों से जो कीमत में परिवर्तन हो रहा है, यानी अन्य कारकों के कारण जो कमी हो रही है, वो कमी मांग में कमी कहलाएगी। मतलब अन्य प्रतिस्थापन वस्तुएं आ गई हैं, अन्य साबुनें आ गई है, तो हम ये वाली नहीं खरीद रहे हैं, तो कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत एज इट इज वही है, लेकिन उससे अच्छी वस्तुएं कोई मार्केट में आ गई, तो क्या हो गया कि यहाँ पर उस वस्तु की मांग कम हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फोन का देख सकते हैं, पहले के फोन और आज बिल्कुल स्मार्टफोन, स्मार्टफोन कम दाम में आपको मिलने लगे हैं, तो पहले की जो पहले मोबाइल जो चलते थे उसकी कीमतें, उसकी मांग जो अपने आप कम होने लग गई। तो इस प्रकार से ये मांग की कमी आपकी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों से होने वाली कमी को मांग की कमी कहा जाता है, उसके ये कारण है यहाँ पर। फिर अब मांग में संकुचन देखिए, मांग में संकुचन यानी कीमत बढ़ने पर, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर जो कमी आ रही है उसको मांग में संकुचन कहा जाएगा। यहाँ कीमत स्थिर है, यहाँ कीमत में बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि हो गई। यहाँ पे देखिए इसका सेकेंड पॉइंट, यहाँ कीमत स्थिर माना गया है और यहाँ अन्य कारक स्थिर है, कीमत में परिवर्तन हो गया। देखिए वस्तु की कीमत यहाँ 10 रुपए ही है, लेकिन मांग जो है पहले 10 रुपए थी तो 100 रुपए थी, अब यहाँ पे कम हो गई 80, क्योंकि दूसरी वस्तु आ गई। या तो पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, पेट्रोल डीजल में बहुत वृद्धि हो गई तो हमने गाड़ी कम प्रयोग करना चालू कर दिया, कम उपयोग कर रहे, तो उसमें परिवर्तन हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कीमत में परिवर्तन हो गया, यहाँ पहले 10 रुपए थी, अब कीमत बढ़ के 12 रुपए हो गई, तो उसके कारण पहले 10 रुपए थी तो मांग 100 थी, अब 12 रुपए हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मांग में कमी हो गई। तो कीमत में परिवर्तन, तो देखिए मांग में कमी और संकुचन इस प्रकार से है, यहाँ कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक और यहाँ मांग कीमत में वृद्धि के कारण। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, मांग में कमी और संकुचन। ऐसा ही दूसरा शब्द आता है मांग में विस्तार तथा वृद्धि। अब देखिए मांग में विस्तार, जहां वहां पे अन्य कारकों से कीमत में अन्य कारक आ गए और यहाँ पे वहां पे कीमत बढ़ गई, यहाँ पर क्या हो रही, कीमत कम हो गई। अब देखिए ठीक वैसे ही मांग में वृद्धि, जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में वृद्धि होने लगे तो इसे मांग में वृद्धि कहा जा रहा है। वहां कीमत में कमी हुई थी, स्थानापन्न वस्तुएं मिल गई थी, तो वहां पे स्थानापन्न वस्तुओं की कमी हो गई थी, यानी चाय के जगह पे कॉफी का मूल्य कम हो गया था, तो चाय की मांग कम हो गई थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, यानी कॉफी की कीमतें और बढ़ गई है तो कॉफी पीने वाले भी छोड़ दिए, अब चाय ही पसंद करेंगे, यानी इस वस्तु की मांग में वृद्धि हो गई। पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी हो गई तो गाड़ी का प्रयोग ज्यादा करने लगे, तो ये पूरक वस्तु आ गया। ठीक उसी प्रकार सामान्य वस्तुओं के लिए आय में वृद्धि, फिर आय में कमी और अन्य वस्तुओं के लिए आय में कमी, रुचि और प्राथमिकता के अनुकूल परिवर्तन हो गया। और मांग में विस्तार क्या हुआ, मांग में विस्तार मतलब अब यहाँ पे जैसे कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में वृद्धि हुई, तो मांग में विस्तार में भी मांग वस्तु की कीमत
कम होने के कारण वहां कीमत में वृद्धि हुई थी तो मांग में कमी। अब यहाँ पे कीमत कम हो गई है तो यहाँ पर मांग क्या हो गई, बढ़ गई है, और इसका कारण वस्तु की अपनी कीमत में कमी होना है। तो इस प्रकार से मांग में वृद्धि और मांग में विस्तार, इन दोनों को भी आप अंतर को समझ सकते हैं। तो इन दोनों के अंतरों को ध्यान रखिए। इस प्रकार से आपका जो ये पहला वाला अध्याय है मांग से संबंधित, ये आपका कंप्लीट होता है। इसको और अच्छे से आप बुक में एक बार अच्छे से रीड कीजिए, उसके मेन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। परीक्षा के लिए आप प्रश्न अच्छे से तैयार कर सकते हैं। परीक्षा के लिए प्रश्न तैयार करने के लिए आपके मांग के प्रकार है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व है, मांग का सचित्र वर्णन है। इन सब चीजों को अच्छे से आप याद करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं जो मांग के प्रकार के जो सब पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से याद करेंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा के लिए आपके पूरे प्रश्न जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो आज उम्मीद करते हैं आज की आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो आप इसको और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, उसको पढ़िए और उससे अपने क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। धन्यवाद।